नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम केपलर के नियम को जानेंगे और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं और जानते हैं केपलर के नियम के बारे में। हम जानते हैं कि केपलर का नियम ग्रहों की गति के नियम को बताती है। जोहान्स केपलर जर्मनी के महान खगोलिक वैज्ञानिक थे। 16वीं शताब्दी में डेनिश के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्रेह द्वारा कई प्रेक्षण दिए गए थे। केपलर ने टाइको ब्रेह के इन सभी प्रयोगों प्रेक्षणों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 अपने नियम दिए। आइए हम इन तीनों ग्रहों के गति के नियमों को अध्ययन करते हैं, यानी कि केपलर के नियमों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों केपलर के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। केपलर का प्रथम नियम यह कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। आप इसे चित्र से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों केपलर के प्रथम नियम को कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। 2 बिंदुओं F1 तथा F2 का चयन कीजिए। एक डोरी लेकर इसके सिरों को F1 तथा F2 पर पिनों द्वारा जोड़िए। अब पेंसिल की नोक से डोरी को तानिए और फिर डोरी को तनी हुई रखते हुए पेंसिल को चलाते हुए बंद वक्र खींचिए। दोस्तों इस प्रकार हम प्राप्त बंद वक्र को दीर्घवृत्त कहते हैं। ये स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त के किसी भी बिंदु यानी कि T पर F1 तथा F2 से दूरियों का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नियत रहता है। अब बिंदु F1 तथा F2 दीर्घवृत्त की नाभि कहलाती है। दोस्तों बिंदु F1 तथा F2 को मिलाइए। दोस्तों अब इस रेखा को आगे बढ़ाइए जिससे यह P तथा A पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा PA का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र है तथा लंबाई PO बराबर AO दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाती है। आइए दोस्तों केपलर के दूसरे नियम को समझते हैं। केपलर के दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम कहलाता है। दोस्तों केपलर का दूसरा नियम यह कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्य वेक्टर समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल का मान हमेशा नियत रहता है। दोस्तों सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को प्रसरित करती है। यह नियम हमें यह बताती है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते हुए प्रतीत होता है जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। आइए दोस्तों केपलर के तीसरे नियम को समझते हैं। केपलर का तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। केपलर का तीसरा नियम यह कहता है कि किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय T का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष तृतीय घात के समानुपाती होता है। आइए दोस्तों केपलर के तीसरे नियम को सूत्र द्वारा समझते हैं। दोस्तों माना किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का मान T है तथा ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष का मान R है, तो इस नियम को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। T का वर्ग समानुपाती होता है R के घन से। अब सामान्य रूप में समीकरण को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं
T1 का वर्ग बटे T2 का वर्ग बराबर R1 का घन बटे R2 का घन। आइए दोस्तों केपलर के नियम को चित्र माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए सूर्य मूल बिंदु पर है और यह भी मानिए कि ग्रह की स्थिति तथा संवेग को क्रमशः R तथा P से दर्शाया जाता है। तब m द्रव्यमान के ग्रह द्वारा डेल्टा t समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा A इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण डेल्टा A बराबर 1/2 ब्रैकेट में R गुना V डेल्टा t। चूंकि V बराबर 2/m होता है तो समीकरण को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा A बटे डेल्टा t बराबर 1/2 ब्रैकेट में R गुना P बटे m। समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा L बटे 2m। यहाँ V वेग है तथा L कोणीय संवेग को दर्शाता है जो R गुना P के तुल्य है। अतः अंतिम समीकरण के अनुसार डेल्टा A बटे डेल्टा t एक नियतांक को बताता है। यही क्षेत्रफलों का नियम कहलाता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का बल भी केंद्रीय बल ही है, इसलिए क्षेत्रफलों का नियम न्यूटन के नियमों के इसी लक्षण का पालन करता है। आइए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को समझते हैं। दोस्तों न्यूटन को पेड़ से गिरते हुए सेब का प्रेक्षण करते हुए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तक पहुंचने की प्रेरणा मिली। अब न्यूटन ने अपने विवेक के आधार पर यह स्पष्ट अनुभव किया कि Rm त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा करने वाले चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण एक अभिकेंद्र त्वरण आरोपित होता है। इसका परिमाण कुछ इस समीकरण से दिया जाता है। Am बराबर v का वर्ग बटे Rm बराबर 4 पाई का वर्ग Rm बटे t का वर्ग। यहाँ v चंद्रमा की चाल को दर्शाता है जो आवर्तकाल t से इस प्रकार संबंधित है, v बराबर 2 पाई Rm बटे t। दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को कुछ इस प्रकार बताया, क्योंकि इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को गणितीय प्रणाली द्वारा समझते हैं। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है। माना कि किसी बिंदु द्रव्यमान m2 पर किसी अन्य बिंदु द्रव्यमान m1 के कारण बल F का परिमाण कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा। F बराबर G गुना m1 गुना m2 बटे R का वर्ग। चूंकि सदिश रूप में समीकरण को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर G गुना m1 गुना m2 बटे R का वर्ग गुणित माइनस R सदिश। समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा F बराबर माइनस G गुना m1 गुना m2 बटे R का वर्ग गुना R सदिश, जिसे आगे हल करने पर समीकरण हमें कुछ ऐसा मिलेगा माइनस G गुना m1 गुना m2 बटे R का घन गुना R सदिश। यहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को दर्शाता है। दोस्तों चित्र को देखिए। बिंदु द्रव्यमान m1 पर बिंदु द्रव्यमानों m2, m3 और m4 के द्वारा आरोपित कुल गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों द्वारा m1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तब m1 पर कुल बल होगा। समीकरण F1 बराबर G m2 m1 बटे R21 का स्क्वायर गुना R21 का सदिश प्लस G m3 m1 बटे R31 स्क्वायर गुना R31 सदिश प्लस G m4 m1 बटे R41 स्क्वायर गुना R41 सदिश। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रकरणों में हमें दो सरल परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए हम दोनों सरल परिणामों को समझते हैं। पहला नियम यह कहता है कि किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल तथा खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है
जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमानों को उसके केंद्र पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा परिणाम यह कहता है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने केपलर के नियम को समझा और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को भी जाना। आइए जानते हैं दोस्तों कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय नियतांक के बारे में और उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।